अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे बेटा, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज अगेन योर बायोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद माज। और अब हम अब के सेशन के अंदर क्या कवर करेंगे? इस सेशन के अंदर जो आज आपके पास है, इसके अंदर हम बेसिकली फोकस करेंगे बेटा। अगेन सिमिलर सीरीज है, फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक्स ही जो हम डिटेल डिस्कशंस कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास बिल्कुल अगर हम बात करते हैं भी सिमिलर सीरीज है और उसी सीरीज का हिस्सा है। और एक और नई हमारे पास वीडियो है, उसके अंदर हम आमतौर पे क्या देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे कुछ स्पेसिफिक चीजों को। और जैसे कि हमारे पास हम मेंशन करते हैं, हमारे पास किन चीजों को हम स्पेसिफाई करेंगे बेटा, आपके पास यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम क्या बोला करते हैं, हम बोला करते हैं आज की इस टॉपिक के अंदर या सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन। इसकी ऑर्गेनाइजेशन मैं आमतौर पे आप लोगों के साथ बेसिकली डिस्कस करूंगा। तकरीबन लिम्फेटिक सिस्टम में तो बहुत सारी चीजें आपके पास सिम्बोर्ड के अंदर बहुत प्रॉपरली दी हुई हैं और टीचर्स पढ़ाते भी हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ आप लोगों ने कवर किया हुआ होगा, लेकिन हम बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कुछ सारी चीजें होंगी उनको कवर करेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर बाकी जो चीजें होंगी उनको हम देखेंगे, ठीक है। पंजाब बोर्ड की बुक भी देख लेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर बेसिकली हमारे पास देख लेंगे जो पार्ट है पंजाब बोर्ड की बुक का, वो भी साथ साथ देखेंगे। बेफिक्र हो, पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर एक्चुअली इसके बारे में जो दिया हुआ है वो उतना ही गिवन है जो बेसिकली तकरीबन सिंध बोर्ड की बुक के अंदर है। कुछ जो चीजें हम हमारे पास डिफर करती हैं, तो मैं उन तमाम चीजों को जो डिफर कर रही होती हैं उनको आप उनके सामने एक्सप्लेन करूंगा लाजमी, और हम कोशिश करेंगे उनको समझें। जबकि पंजाब बोर्ड के बुक के अंदर मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर इतनी ज्यादा कोई डिटेल हमारे पास नहीं दी हुई है। जो चीज है स्पेसिफिकली वो आपको बता देंगे कि भाई ये दिया हुआ है पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इस चीज के बारे में, ठीक है। सही है, तो हम जरा सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले अगर हम बात क्या करते हैं हमारे पास किस चीज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ह्यूमन हार्ट को, कि हमारे पास हार्ट आमतौर पर कैसा हुआ करता है, क्या करता है और हमारे पास यूजुअली किस तरीके से रोल प्ले करता है। देखो, इस टॉपिक को हमने अपने नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा है और बहुत जबरदस्त तरीके से हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कोशिश करते हैं हम बाकी तमाम चीजों को भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें आपको और उस तरीके उसको बेहतर तौर पे आपको समझा सकें। देखिएगा बेटा, अगर हम बात क्या करते हैं, हमारे पास जनरली हम बोला करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास सबसे पहले हम बोला करते हैं कि बेसिकली क्या मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले बेसिक मैकेनिज्म होता है एंजियोलॉजी। ये पहला पेज है बुक का। एंजियोलॉजी का एक्चुअल मतलब क्या हुआ करता है? स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हमने डिस्कस करना है, तो हमारे पास हम यूजुअली बात करते हैं हमारे पास किस चीज की, हम बोला करते हैं दैट इज एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियोलॉजी के अंदर हमारे पास हम आमतौर पर बात करते हैं दो रीजन है, एक कार्डियक रीजन है जिसको हम नाम दिया करते हैं बेसिकली कार्डिया से आया है, ठीक है, दैट्स अ कार्डिया, हार्ट के लिए टर्मिनोलॉजी है। और यूजुअली कोरोनरी हमारे पास आमतौर पर क्या हुआ करता है, हार्ट का जो कोर होता है जो बेसिकली उसका सप्लाई होता है, आमतौर पर हम क्या कहते हैं उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। हार्ट हमारे पास कोन शेप्ड होता है, बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने बहुत प्रॉपरली पढ़ी हुई हैं। हम यूजुअली बात करते हैं हार्ट हमारे पास कहाँ होता है, लाइज डीप एंड obliquely, not straight, obliquely, slightly to the left of the sternum, बल्कि इसको सही अल्फाज में कहते हैं लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे मौजूद होता है। ऑन द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे हमारे पास यूजुअली क्या मौजूद होगा, हमारे पास हार्ट मौजूद होता है, ठीक है। यूजुअली हम आमतौर पे बोला करते हैं जो बेस होती है वो हमारे पास हुआ करती है सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे, और अप्रोक्सीमेटली वो हमारे पास फिफ्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मेडिकल स्कूल जाके पढ़ोगे तो सिक्स्थ और सेवेंथ इंटरकॉस्टल स्पेसिस पे जाके हम यूजुअली काम करते हैं कि वहां तक हमारे पास मौजूद होती है। और हम यूजुअली देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, 9 सेंटीमीटर टू मिड लाइन हमारे पास क्या हुआ करता है, हार्ट मौजूद अप्रोक्सीमेटली लेफ्ट टू द मिड लाइन, लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। तो हमारे पास क्या हुआ करता है, 9 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन मौजूद हुआ करता है हमारे पास क्या, हार्ट। सो ये आपने याद रखना है, सेकंड इंटरकास्टल स्पेस से स्टार्ट होगा, फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस तक जाएगा। यूजुअली हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे हुआ करता है। हम आमतौर पर बात क्या करते हैं, हमारे पास इस तरीके से 9 सेंटीमीटर ऑफ द मिड लाइन हुआ करता है लेफ्ट साइड पे। अच्छा, इसके बाद फर्दर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और हम नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम बोला करते हैं आउटर जो पार्ट हुआ करता है दैट इज अ फिब्रस टिश्यू। यूजुअली हम काम करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, एपिकार्डियम जो होता है वो फिब्रस होता है। और मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि एपिकार्डियम के अंदर किस तरीके से फिब्रोसिटी आती है आमतौर पर।
और हम देखा करते हैं कि फिब्रोसिटी हमारे पास जो है वो हमारे पास किस तरीके से एपिकार्डियम पे प्रॉपर फिब्रोसिटी आती है, मतलब फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा भी दूं, और आप लोगों को बेसिकली जो लेक्चर्स हमने पढ़े थे प्रॉपर्ली उनसे आप लोगों को दिखाएं कि फाइब्रोसिटी का मतलब क्या है। यहाँ पे हम बोला करते हैं आउटर फिब्रस लेयर का मतलब क्या हुआ करता है। जनरली यहाँ पे देख सकते हैं हम, बिल्कुल लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स हैं उसमें हम देख रहे हैं, ये हमारे पास आउटर फिब्रस लेयर हुआ करता है। आउटर जो होता है वो फिब्रस भी होता है, एक्सपेंसाइल भी होता है, थोड़ा टफ भी हुआ करता है, बेसिकली क्या करता है ओवर स्ट्रेच होने से बचाता है, दैट इज पेरिकार्डियम। और यूजुअली हम बात करते हैं कि पेरिकार्डियम के अंदर हमारे पास आमतौर पे क्या हुआ करते हैं, दो दो लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम हुआ करती है और पेरिकार्डियम का जो इंटरनल पार्ट हुआ करता है विच इज अ विस्रल मेम्ब्रेन, और उसके दरमियान जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसमें क्या मौजूद हुआ करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है। तो ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपको दोबारा से जस्ट जनरली इसके अंदर बता रहे हैं कि आउटर लेयर जो होती है वो फिब्रस होती है यूजुअली, और वो आमतौर पे ओवर स्ट्रेच और ओवर फिल्ड होने से बचाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है अच्छे से, बहुत प्रॉपर्ली इसको याद रखना है कि ओवर स्ट्रेच और ओवर फिल होने से बचाती है, इनलास्टिक होती है, एंड देन हम यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक काउंट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। चाहूंगा कि एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस, इंटर एट्रियल ग्रूव, अगेन इनको हम देखें। और एपिकार्डियम जैसे मैंने बोला कि हमारे पास कैसी मेम्ब्रेन होती है, सीरस मेम्ब्रेन होती है आमतौर पर। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस बनाती है हार्ट की। जब भी हम हार्ट की स्मूथ सरफेस की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे पास क्या करती है, हार्ट की स्मूथ सरफेस बनाती है। आइए जरा देख लेते हैं हम हमारे पास क्या हुआ करता है, हम बेसिकली देख लेते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म पर अगर देखना चाहें तो हम यस बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमारे पास आमतौर पर क्या हुआ करता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव्स होते हैं या सल्काए होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास दो एट्रिया के दरमियान एक ग्रूव होता है जिसको हम इंटर एट्रियल ग्रूव कहा करते हैं, और ऑटोमेटिकली उसके अंदर हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, सेप्टम डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, तो वो बन जाता है सल्कस, फोल्डिंग हो जाती है, दैट इज नोन एज सल्कस। सो हम बोला करते हैं इंटर एट्रियल सल्कस होता है इंटर एट्रियल ग्रूव के अंदर, और उसकी वजह से। और दूसरा हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव्स होते हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स को आपस में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसके अलावा इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव भी हुआ करता है जो कि बेसिकली हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की अपर पार्ट हुआ करता है, अगर हम बोला करते हैं आउटर पार्ट हुआ करता है। और उसके अंदर यूजुअली हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास अगेन क्या होगी, लेयर्स होंगी, और लेयर्स के अंदर क्या डिपॉजिट होगा, लेयर्स के अंदर डिपॉजिट होगा हमारे पास बहुत सारा, अगर हम बोला करते हैं हमारे पास सेप्टम मौजूद होगा उसके अंदर। सो आप इसको भी साथ साथ याद रख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे ये मेंशन है सारी चीजें, और यहाँ पे इन तमाम मेंशन चीजों के अंदर हमने देखा कि हमारे पास, अगर सॉरी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना भूल गया हूँ शायद, ये अगर आपको नहीं दिखा है तो अभी देख सकते हैं आप लोग, इंटर एट्रियल सेप्टम है, ये इंटर एट्रियल सेप्टम इस तरीके से बीच में सेप्टम होगा, बीच में ग्रूव डेवलप हो जाएगा, ग्रूव के अंदर सेप्टम डेवलप हो जाएगा, तो हम फोल्डिंग डेवलप हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये क्या बन जाएगा, सर्कस बन जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास यहाँ पे इंटर एट्रियल ग्रूव में इंटर एट्रियल सर्कस होता है, यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस होता है, यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस होता है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने याद रखनी है हमेशा, और इसको ऑर्गेनाइज करके रखना है हमेशा अपने अपने पास। इसके बाद फर्दर अगर हम बात करते हैं तो वापस हम बुक के ऊपर चलेंगे। सो ये हमारे पास बेसिक इसकी डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए इस पेज के ऊपर हमारे पास। अच्छा भाई, यूजुअली हम आमतौर पे बोला करते हैं वॉल्स के अंदर थिकनेस डिफरेंट हुआ करती है, आप लोगों को पता है। और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ पे क्या मेंशन करना चाहूँ, यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि बेसिकली आपके पास क्या हुआ करता है, अप्रोक्सीमेटली राइट वेंट्रिकुलर वॉल जो होती है वो थिनर होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल, तकरीबन 3:1 के रेशियो से। और ये बात पंजाब बोर्ड की बुक में भी लिखी है, फेडरल बोर्ड की बुक में भी लिखी हुई है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात किया करते हैं, हमारे पास आमतौर पे राइट एट्रियम हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा से, आप लोगों को पता होगा ये बात, सुपीरियर वेना कैवा इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड कलेक्ट करता है, वो एक्चुअली भी, और साथ साथ कोरोनरी साइनस से भी ब्लड को कलेक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा पल्मोनरी वेन्स हमारे पास कितनी हुआ करती हैं, 4 होती हैं, 2 राइट साइड पे होती हैं, 2 लेफ्ट साइड पे हुआ करती हैं हमारे पास। ठीक है, और हम यूजुअली बोला करते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स, आप लोगों को पता है एट्रियो और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो कैनाल्स होती हैं उनको एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स कहा करते हैं। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल बेसिकली पल्मोनरी ट्रंक में ओपन होता है, पल्मोनरी ट्रंक एक्चुअली हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जो पल्मोनरी आर्टरीज बनती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी बातें आपको बता देता हूँ कि कोरोनरी साइनस भी हमारे पास अटैच होता है इसके साथ, और किस तरीके से हमारे पास, या सबसे पहले तो ये याद रखो, सुपीरियर वेना कैवा इंफीरियर वेना कैवा कंबाइंस विद कोरोनरी साइनस फॉर्म वेना कैवा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास हम देखते हैं, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको। बेटा हम यहाँ पे अगर हम देखा करते हैं जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूंगा एक सेकेंड मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये दिख रही होंगी दो पल्मोनरी, ये दो पल्मोनरी वेन्स, ये दो यहाँ से होती हैं, दो यहाँ से होती हैं, चार होती हैं, और ये पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए ओवरऑल। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात किया करते हैं तो हमारे पास बाइकस्पिड और माइट्रल वाल्व्स आपको पता है, बिशॉप्स माइटर, ठीक है, ये टू पॉइंटेड हेड आमतौर पे यूजुअली हमारे पास उस तरह के होते हैं, तो हम यूजुअली बोलते हैं इसको आमतौर पे माइट्रल वाल्व्स नाम देते हैं इनका, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है ये बिशॉप्स माइटर। बाकी पेपिलरी मसल्स आपको पता होंगे, और कॉर्डा टेंडिनी यूजुअली हमें हमें सिम्बोर्ड की बुक के अंदर बहुत प्रॉपर्ली बताते हैं। कॉर्डा टेंडिनी टेंडन्स होते हैं जो कि बेसिकली अटैच होते हैं पेपिलरी मसल्स के साथ, और वो बेसिकली क्या करते हैं, वाल्वुलर मूवमेंट के अंदर बेसिकली पुल और पुश का, स्ट्रिंग्स की तरह पुल और पुश का काम करते हैं, और पेपिलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होती है वो हमारे पास क्या कराती है, वो हमारे पास मूवमेंट करवाती है। ऑन द अदर हैंड किस तरीके से सर्कुलेशन होती है पढ़ चुके होगे, फालतू में मैं तुम्हारा भी टाइम जाया नहीं करूंगा, अपना भी नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ चुके होगे। इसके बाद हमारे पास आता है, हम बात करते हैं किसकी, हम बात क्या करते हैं कार्डियक कंडक्शंस की। यूजुअली बच्चों ने कार्डियक कंडक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हार्ट के मसल्स हैं वो रेस्ट भी करते हैं, और वो रेस्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.1 to 3 सेकंड बिटवीन द बीट्स, और ये बात मैंने मेंशन की थी कि 0.72 to 0.8 सेकंड हमारे पास क्या हुआ करता है, आमतौर पे एक सिंगल कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, इतना टाइम लेती है कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, 0.72 to 0.8 सेकेंड, ठीक है, 0.72 0.72 TO2 एंड देन 0.8 सेकेंड्स। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात क्या करते हैं, हमारे पास आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास एवी बंडल्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एवी बंडल्स होते हैं, देन बंडल ऑफ दिस होते हैं, देन पैकेजी फाइबर्स होते हैं। एवी बंडल्स तक हमारे पास क्या हुआ करता है, डिले आता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये बात हम आपको बहुत डिटेल के अंदर बताई गई थी। इसके अलावा हम बोला करते हैं एसए नोड इज एक्चुअली अ प्लेक्सस ऑफ कार्डियक मसल्स, स्पेशलाइज होते हैं प्लेक्सस, आप लोगों को पता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, प्लेक्सस आर दोस थिंग्स जिनके अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉनल कनेक्शंस होते हैं आमतौर पे, ठीक है। और हम बात क्या करते हैं बेसिकली, एस ए नोड जो है वो बेटा डेवलप हुआ है फ्रॉम द साइनस वेनोसिस एंड हैज बिकम द पार्ट ऑफ एट्रियम। आमतौर पर हम कंसिडर करते हैं जो साइनस वेनोसिस होता था वही डेवलप हुआ है किसके अंदर, हमारे पास एस ए नोड के अंदर। साइनस वेनोसिस हमें 3 चेम्बर्ड हार्ट वाले तमाम ऑर्गेनिज्म, यानी रेप्टाइल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तमाम सिवाय एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में तमाम एम्फीबियंस की बात कर रहा हूँ, इन सब के अंदर मिलता है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट ही हमारे पास लिखा हुआ है, आमतौर पे मायोफिब्रल्स की बात की हुई है। बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करते हैं, आपने इंटरकैलेटेड डिस्क और मायोफिब्रल्स वाला कंसेप्ट आपको मौजूद होना चाहिए कि आमतौर पे क्या हुआ करते हैं, कार्डियक मसल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि आमतौर पे उनके पास इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, तो वो क्या करते हैं, रिदम्स को बेसिकली क्या करते हैं अक्रॉस द होल, हम बोला करते हैं अक्रॉस द होल हमारे पास कार्डियक मसल हमारे पास इन्वॉल्व करते हैं। एक तो इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से, दूसरा इनके मसल की ब्रांचिंग की वजह से। एक मसल की ब्रांचिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, और एक हमारे पास दूसरा बड़ा जो फैक्टर है वो हमारे पास प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क है। और हम यूजुअली मेंशन करते हैं यस, हमारे पास क्या हुआ करती हैं, अगर इंटरकैलेटेड डिस्क मौजूद होंगी तो उनकी वजह से हम बोला करते हैं यस, हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म होगा आमतौर पे। उसके अलावा गैप जंक्शंस आप लोगों को मैंने बताया था, इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से गैप जंक्शंस होते हैं जो अलाउ करते हैं क्या करना, इंपल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, ठीक है। यूजुअली हम आमतौर पे और क्या बात करते हैं, और हम बात क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे देख रहे होगा, अगर कार्डियक मसल्स आमतौर पे देखो स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी मौजूद है, यस बिल्कुल मौजूद है, और आमतौर पे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है बेटे। और यहाँ पे हम बोला करते हैं 0.1 सेकेंड का जो रेस्ट आता है वो आमतौर पर एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करने में आता है, ठीक है, टू द एवी नोड, ठीक है। और जो टोटल टाइम होता है, जैसा मैं बात कर चुका हूँ, 0.15 सेकंड का अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास टोटल टाइम होता है। तो अगर आपसे पूछें एक्शन पोटेंशियल डिले जो होता है वो हमारे पास एस एन यू टू एवी नोड कितना हुआ करता है, विच इज 0.1 सेकंड। एंड ऑन द अदर हैंड इफ आपसे पूछें टोटल इंपल्स कंडक्शन के अंदर गैप आता है तो हम बोला करते हैं 0.15 सेकंड, ठीक है। एयर रिदमियाज हमारे पास क्या हुआ करते हैं, नॉर्मल रिदम से हटके 40 बीट्स पर मिनट अगर हो तो हम बोला करते हैं ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया को हम यूजुअली बोला करते हैं मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। यूजुअली आमतौर पे नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 72 बीट्स पर मिनट नहीं होता, स्टैंडर्ड हार्ट रेट जो होता है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। तो अगर 60 से कम होना शुरू हो जाए तो आमतौर पे एवी नोड क्या करता है, बैकअप देता है, ये आपको पूरा टॉपिक पढ़ा चुके हैं, एवी नोड बैकअप देता है। लेकिन अगर एवी नोड भी बैकअप ना दे पाए तो हमारे पास यूजुअली क्या हुआ करता है, हम वो अब हार्ट रेट यूजुअली 40 से बिलो चला जाएगा, और अगर हार्ट रेट बिलो 40 चला जाता है तो हम यूजुअली बात करते हैं वो क्या हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है।
ठीक है बेटे। ऑन द अदर हैंड आपको ईसीजी मैं पूरी पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के अंदर मुझे इस तरह लगा नहीं है कि बेसिकली मैं मुझे इस खास तौर पे फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर आप मुझे नहीं लगा कि बना इस वीडियो को ईसीजी पार्ट को इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन ईसीजी आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से ईसीजी आती है, इवन इतने अच्छे से आती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स को नहीं आती है। सही है, मतलब ये मैं आपको एक फ्लॉन्ट कर रहा हूँ या कह सकते हो, या ऐसे ही है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी आती है तो इसलिए मैंने तुम्हें बहुत अच्छी सिखा दी है। सो उसको देखना। इसके अलावा तुम लोगों को ये पता होगा ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा, कौन कौन सी लेयर होती है। ट्यूनिका मीडिया थिक होती है आर्टरीज के अंदर, ट्यूनिका बाकी सारी थिन होती हैं। एओर्टा आमतौर पर अप्रोक्सीमेटली उसकी आप याद रखोगे, आमतौर पर एओर्टा की अप्रोक्सीमेटली हमारे पास, हम यूजुअली बोला करते हैं हमारे पास डायमीटर जो होता है वो 23 होता है, और उसके बाद जो आर्टीरियल्स होते हैं, डिविजन ऑफ आर्टरीज एंड देन आर्टीरियल्स, वो हमारे पास 0.2 मिलीमीटर के होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको इस वैल्यू को याद करके चले जाना कि एओर्टा का डायमीटर 0.23 मिलीमीटर है और आर्टीरियल्स का डायमीटर 0.2 मिलीमीटर है। कैपिलरीज को देखें अगर हम, तो 7 to 9 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है कैपिलरीज का हमारे पास यूजुअली। और हम अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करते हैं आमतौर पे ये कौन सी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज जो अगर हमारे पास होंगी 1 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली दे आर 1 मिलीमीटर लॉन्ग, और यूजुअली उनके अंदर 7 to 9 माइक्रोन हमारे पास हुआ करता है उसका डायमीटर। ठीक है, तो काफी डिफरेंस है डायमीटर्स में। ये वैल्यूज है, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको याद करनी है। वेन्स के अंदर आपको पता होगा वेन्यूज होते हैं, वेन्यूज का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 40 to 90 डायमीटर, 40 to 50 डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली, 4 to 5 टाइम ज्यादा हुआ करता है किसके, कैपिलरीज के। और यूजुअली हमारे पास एक चीज और याद रखना, अगर 2 मिलीमीटर से बड़ी वेल्व्स होंगी, बड़ी वेन्स होंगी, तो वो यूजुअली आमतौर पर उनको क्या चाहिए होगा, उनको बेसिकली वेल्व्स चाहिए होंगे। 2 मिलीमीटर से बड़ी वेन्स होंगी तो उनको वेल्व्स चाहिए होंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और वेल्व्स चाहिए होंगे ताकि ब्लड की जो रिफ्लक्स है, जो हम बोला करते हैं ब्लड का बैकवर्ड फ्लो है, ब्लड की रिगर्जुलेशन है, वो ना हो सके। दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हम आप लोगों को ये मैकेनिज्म भी डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी अगेन एज यू नो, ठीक है, आदत है मेरी, किसी चीज को अगर पढ़ा रहे हैं तो हम तमीज से ही पढ़ाएं आपको। ठीक है, वेजर कंस्ट्रक्शन एंड वेजर डायलेशन। देखो, वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डास्टेरॉन मैकेनिज्म को भी देख चुके हैं, हम बहुत डिटेल के अंदर देख चुके हैं। और हमारे पास अगर हम रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डास्टेरॉन मैकेनिज्म को देखा करते हैं तो उसके अंदर हमने देखा होता है कि आमतौर पे किस तरीके से हमारे पास वेजो डायलेशन होती हैं या वेजो कंस्ट्रक्शन होती हैं। तो जनरली हम वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन को ओवरऑल हम अगर पर्सपेक्टिव में पढ़ें तो हम यूजुअली पढ़ रहे होते हैं या हमने पढ़ा हुआ होता है अच्छे से। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये हुआ करती है कि हम देखते हैं कि हमारे पास कौन वेजो डायलेशंस कराता है, कौन वेजो कंस्ट्रक्शंस कराता है, किस तरीके से हमारे पास यूजुअली हम बोला करते हैं हमारे पास मैकेनिज्म, हम यूजुअली हम बोला करते हैं कि हमारे पास आमतौर पे मैकेनिज्म मेंटेन रहता है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा बेसिकली आप लोगों को, विच इज पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं चाहे आप लोगों को इसलिए बता दूं ताकि आप लोगों को याद रहे। पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मुतालिक एक चीज लिखी हुई है कि हार्ट जो होता है आमतौर पे वो एवरेजली, अब एवरेजली हमारे पास कितना, 2.5 बिलियन टाइम्स जिंदगी के अंदर धड़कता है। क्या कहता है, हार्ट जो होता है वो क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है इन होल लाइफ टाइम। सो ये अच्छा खासा टाइम है अगर तुम देखो, इस लाइफ टाइम के दौरान आमतौर पे हार्ट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 बिलियन टाइम्स जो होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड दैट्स ह्यूज। अगर आप मुझसे ये पूछोगे तो मैं बोलूंगा बहुत है। ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग, स्नीज करते हुए स्टॉप होता है, और आमतौर पर ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल हमारे पास क्या हुआ करता है, स्टॉप होता है। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास कहीं पे स्टॉप नहीं होता। ठीक है, और बस ये हमें याद रखना चाहिए। ऑन द अदर हैंड हम वापस आते हैं, अब हम अपने टॉपिक की तरफ, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, हम वापस आते हैं। सो हम बात कर रहे थे हमारे पास
या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन की। वेजो कंस्ट्रक्शन यूजुअली हमारे पास वेजो डायलेटिंग एजेंट्स भी होते हैं और वेजो कंस्ट्रक्टिंग एजेंट्स भी होते हैं। देखो वेजो डायलेशन होगी तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर्स मौजूद होने चाहिए। कोई ऐसे कंस्ट्रक्टर मौजूद होने चाहिए जो रेगुलेट कर सके इनके फ्लो को। सो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास फ्लो रेगुलेशन होगी और हम कैसे मैकेनिज्म को देखेंगे। बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो काइनेंस है हमारे पास, यूजुअली हम काम करते हैं ये काइनेंस है। ये काइनेंस हमारे पास क्या हुआ करते हैं, ये काइनेंस हमारे पास वेजो डायलेटर्स है। और आमतौर पे हम बोला करते हैं हमारे पास जैसे हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन भी आमतौर पे क्या है, बहुत प्रॉपर वेजो डायलेशन है। ये आमतौर पे वेजो डायलेटर वेजो डायलेशन कराता है। और जब जाहिर सी बात है इम्यून एक्टिविटी होती है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, तो लाजमी हिस्टामिन जो होता है वो वेजोडाइलेशन कराते ही कराता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हमारे पास क्या हुआ करते हैं, वेजो हम यूजुअली बात करते हैं आमतौर पे क्या हुआ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो हमारे पास हम आमतौर पे बोला करते हैं वेजोडाइलेटर एजेंट। दो सम प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर वेजोकंस्ट्रक्टर्स। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं हमारे पास, पीजीज होते हैं। इनको हमने इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत डिटेल में देखा हुआ है कि बहुत सारे पीजीज जो होते हैं वो वेजोडाइलेटर्स होते हैं, कुछ पीजीज जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वेजोकंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो इम्यून सिस्टम के टॉपिक के अंदर हमने ओवरऑल अपने नॉर्मल लेक्चर्स में भी कवर किया हुआ है। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हमें पीजीज के बारे में याद रखना है कि आमतौर पर क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाते भी हैं, कम भी करते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं बेटे, तो अगर हम फर्दर बात करें, आप लोगों को थॉरोफेयर चैनल्स, कैपिलरीज, आर्टीरियोज ये कंसेप्ट होगा, आई होप सो। सबसे पहले क्या होता है, आर्टरी होती है, आर्टरी डिवाइड होती है आर्टीरियोल के अंदर, आर्टीरियोल्स की सब ब्रांचेस होती हैं विच इज मेटा आर्टीरियोल्स। एंड देन मेटा आर्टीरियोल्स हैव बेसिकली हमारे पास वो जाके कैपिलरीज में डिवाइड होने लगते हैं। जब वो कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं उससे पहले उनके पास मौजूद होते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। एंड दीज प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो होते हैं ये एक्चुअली हमारे पास क्या करते हैं, वेजो मोशन कंट्रोल करते हैं। यानी ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से बेसिकली आर्टरी का ल्यूमिनल साइज या आर्टीरियोल का ल्यूमिनल साइज क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अब बेसिकली हमारे पास मेटा आर्टीरियोल का ल्यूमिनल साइज बढ़ सकता है किसके ऊपर, जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास हम बोलेंगे ये रिलैक्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास पी कैपिलरी स्फिंक्टर्स आमतौर पे क्या करते हैं, वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करते हैं। दैट्स हाउ सिंपैथेटिक एक्टिविटी के में अंदर आपके पास बेसिकली क्या हुआ करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर आपके पास वेजो मोशन कंट्रोल होती है, मींस के वेजो डायलेशंस होती हैं, वेजो कंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, वो बेसिकली एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के ऊपर भी डिपेंडेंट होती हैं। तो ये स्फिंक्टर्स हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास बहुत सारे वेजोडाइलेटर्स, वेजो कंस्ट्रक्टर्स कराते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास हम बात किया करते हैं हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन्स होते हैं, आमतौर पे एपिनेफ्रिन होते हैं जो हमारे पास कराते हैं। इवन हमारे पास सेरोटोनिन्स भी होते हैं। ठीक है, आमतौर पे ब्रेन में होते हैं लेकिन वो एक मैकेनिज्म है उसके थ्रू कराते हैं। फिर ये आमतौर पे कंट्रोल करते हैं और उसके बाद ये अलाउ करते हैं कि हमारे पास क्या हो सके, उसके बाद ये अलाउ करते हैं कि आगे थॉरोफेयर चैनल्स होते हैं कैपिलरी से अंदर, जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, एंड देन हमारे पास क्या होता है, वो वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स हाउ वेन्यूल्स होते हैं, सब मेटा वेन्यूल्स होते हैं, देन वेन्यूल्स होते हैं, देन वेन्यूल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, वो कनेक्टेड होते हैं हमारे पास प्रॉपर्ली वेन के साथ। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है। और मैं बताता चलूं चाहूँ कि आप लोगों के पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आर्टीरियोल आपको पता होना चाहिए, मेटा आर्टीरियोल पता होना चाहिए, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, कैपिलरीज, थॉरोफेयर चैनल्स पता होने चाहिए, वेन्यूल्स पता होने चाहिए। तो ये आप लोगों के पास बेसिक चीजें जो कि आपको अंडरस्टैंडेबल आपके लिए, वेजो मोशन पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ भाई, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, मैंने जैसे बोला था कि मैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जरूर कवर कराऊंगा आपको। अगर आप समझना चाहेंगे, अगर आपका दिल चाहेगा तो बिल्कुल आपको हेपाटिक पोर्टल सिस्टम समझेंगे। देखो बेटा, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम अगर आप देखना चाहो ना, तो पोर्टल का मतलब होता है डोर। मैंने पहले भी बताया था, पोर्टल सिस्टम वहां पे होता है जब जो दो चीजों का आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम को हम आमतौर पर बोला करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, किस तरीके से बनता है। सबसे पहले साइनोसाइड या कैपिलरीज होती हैं जो कि लिवर में होती है। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरीके से होता है और किस तरीके से हमारे पास बनता है। हम बोला करते हैं यूजुअली हमारे पास क्या मौजूद हुआ करते हैं, यूजुअली हमारे पास मौजूद होती हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स। ठीक है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स यूजुअली हम बोला करते हैं कि आमतौर पे कहाँ पे आती हैं, आमतौर पे स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही होती हैं। यहाँ पे मैं मेंशन करता चला जाऊंगा ताकि आप लोगों को याद है। ये रही सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स बेटा।
ये आमतौर पे कहाँ से स्टार्ट होती हैं? हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से आने के बाद, कलेक्ट होने के बाद, ये कलेक्ट होती है किसके साथ? स्प्लीनिक वेन के साथ। यानी जो स्प्लीन से हमारे पास वेन आ रही है, इस स्प्लीनिक वेन के साथ आमतौर पे कनेक्ट हो जाती है। और जब ये आमतौर पे हमारे पास, हम बोला करते हैं ये दोनों कनेक्ट होती हैं, ठीक है, आमतौर पे हम बोला करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म बाय द, जो हेपाटिक पोर्टल वेन है वो आमतौर पे किसकी वजह से बनती है? हेपाटिक पोर्टल वेन बनती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन की वजह से, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे क्या हुआ करता है, स्प्लीनिक वेन जो होती है वो रिसीव करी होती है इंफीरियर मेसेंट्रिक एंड पेनक्रियाटिक वेन को भी। यानी ये स्प्लीनिक वेन जो है, इसके अंदर दो चीजें आ रही होंगी, एक इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन भी आ रही होगी, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये रही, ये जा रही बेटे, ये जा रही, ये स्प्लीनिक वेन में आ रही है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या हुआ करता है, इसके अंदर हम बोला करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, पेनक्रियाटिक वेन आ रही होती है, तो पेनक्रियाटिक वेन यहाँ से आ रही है, और ये स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन जा रही है, ठीक है। और ये बेसिकली ये पेनक्रियाटिक वेन हो गई, ये स्प्लीनिक वेन हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन हो गई, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन हो गई। और ये दोनों अगर हम देखते हैं यहाँ से आपस में मिल जाती हैं अगर इस तरह से, तो ये बन जाती है हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये हेपेटिक पोर्टल वेन सीधा कहाँ चली जाती है? लिवर में चली जाती है, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम याद करते हैं। और हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर बेसिकली ये साथ साथ हम बोला करते हैं कि गैस्ट्रिक वेन भी आती है, ठीक है, ये गैस्ट्रिक वेन भी कनेक्ट होती है, तो हम मेंशन करते हैं या हमारे पास यहाँ पे गैस्ट्रिक वेन भी है, आप आके कनेक्ट हो रही होगी। सो आपने याद रखना है, आपने बेसिकली याद रखना है कि हमारे पास बेसिकली इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है और स्प्लीनिक, ये आमतौर पे ये स्प्लीनिक वेन मिलकर बनाती हैं और फिर गैस्ट्रिक वेन ज्वाइन हो जाती है, तो मिलकर ये हमारे पास क्या बना देते हैं, ये हमारे पास पूरा का पूरा हम देख रहे हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। और फिर हम आमतौर पे क्या करते हैं कि आमतौर पे इसकी डायलेटेड कैप क्या हुआ करती हैं, साइनोसाइड्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, लिवर साइनोसाइड्स होती हैं, उनके अंदर सेंट्रल वेन्स जाती हैं, उनके बाद हेपेटिक वेन, उसके बाद क्या हुआ करता है, हेपेटिक वेन बनती है एंड देन सिस्टिक वेन बनती है, और फिर वो सिस्टिक वेन हेपेटिक वेन मिलकर कलेक्ट होकर कहाँ चले जाते हैं? सिस्टिक वेन यहाँ से निकल रही है हमारे पास, देख लो मैं बताता हूँ, सिस्टिक वेन हमारे पास हम बोलते हैं यहाँ से निकल रही है बेटा, ठीक है, ये सिस्टिक वेन आ रही है, फिर ये जाती है साइनोसॉइड्स में डिवाइड होने के बाद, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डिवाइड होने के बाद साइनोसॉइड्स के अंदर, ठीक है, आमतौर पे हम बोला करते हैं। अब यहाँ से हेपेटिक वेन बनती है और ये सिस्टिक वेन इस हेपेटिक वेन के साथ आती है, और ये हेपेटिक वेन सीधी कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। क्या होता है, दोबारा से बोल रहा हूँ, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन कहाँ से आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, एंड स्प्लीनिक वेन, अच्छा, ये कंबाइन होती हैं और मिलकर बनाती है हमारे पास हेपेटिक पोर्टल वेन। अच्छा, स्प्लीनिक वेन किससे बनती है? दो चीजों से, पेनक्रियाटिक वेन और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो कि बाद कोलॉन से आ रही है हमारे पास, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, सॉरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन और पेनक्रियाटिक वेन मिलकर बनाती है हमारे पास स्प्लीनिक वेन, स्प्लीन से भी आ रहा होता है। और फिर जब ये हमारे पास हेपेटिक पोर्टल वेन ऊपर जा रही होती है, तो इसमें सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन हो गई, स्प्लीनिक वेन हो गई और गैस्ट्रिक वेन हो गई, तीन वेन्स आ जाती है, ठीक है। और स्प्लीनिक वेन के साथ कौन कनेक्टेड था? इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्स और साथ साथ हमारे पास पेनक्रियाटिक वेन। फिर ये ऊपर जाती है, ऊपर जाके डिवाइड होती है साइनोसॉइड्स के अंदर, और ऊपर जाके कलेक्शन हो रहा होता है, तो सिस्टिक वेन और बेसिकली हेपेटिक वेन दोनों मिलकर कहाँ पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं हमारे पास किसके अंदर? हम बोला करते हैं हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा। तो आप ये याद रख सकते हैं। ये हम देखते हैं तो हमारे पास बेसिक सर्कुलेशन मैकेनिज्म है पोर्टल सिस्टम की, एंड आई होप आपको इसके बाद आप लोगों को समझ में आया हो। मैं पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर देख लेता हूँ कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो कि आप लोगों के लिए स्पेसिफिक हो और आप लोगों को बताना जरूरी है अगर। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम में आमतौर पे हमारे पास इसके अंदर ज्यादा डिटेल, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम आमतौर पे हम पढ़ते हैं जिस टॉपिक को, तो उसके अंदर हम पूरी की पूरी डिटेल वैसे ही पढ़ लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें लिम्फेटिक सिस्टम को अलग से, मतलब मेरा ख्याल है कि टॉपिक के अंदर आपको मैंने पढ़ा दिया था, वैसे भी बहुत तरीके से पढ़ा दिया था, मैंने फेडरल बोर्ड की बुक देख भी ली थी डिटेल के अंदर। ये बेटा मैंने खुद देखी है, ताकि आप लोगों को जो अगर हम कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को पता हो, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो बेसिक आपको ऑर्गेनाइज करके बता सकें। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बेसिकली ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंसेस दिए हैं पंजाब बोर्ड की बुक में, वो आप लोगों को पता है कि आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती हैं, वेन्स टुवर्ड्स द ब्लड हार्ट लेकर आती हैं, ठीक है, और जो है इनको लिंक करती हैं, कैपिलरीज लिंक करती हैं, ठीक है।
आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड टर्मिनोलॉजी लेटेंट हो गई है, खत्म हो गई है। अब बोलते हैं बेटा हमारे पास आर्टीरियल ब्लड होता है और एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और वेनस ब्लड होता है वेन्स के अंदर एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी सर्कुलेशन डोंट फॉलो और डोंट ओबे द सर्कुलेशन क्राइटेरिया। आमतौर पे हमारे पास, हमने बात की थी आर्टरीज में कोई वाल्व नहीं होते सिवाय एक्सेप्ट हमारे पास सेंट्रल आर्टरीज, और वेन्स के अंदर हमारे पास क्या हुआ करते हैं, वाल्व मौजूद होते हैं। जो हमारे पास पेरिफेरल वेन्स होती हैं उनमें मौजूद हुआ करते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होता है आर्टरीज में, वेन्स में कम होता है, और हमारे पास कैपिलरीज में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता। साथ साथ हम बात करते हैं जो वॉल होती है ब्लड प्रेशर की वजह से वो आमतौर पर पल्स फील करती है, आर्टरीज में वेन्स में नहीं होती है, ना तो कैपिलरीज में होती है। जो ब्लड फ्लो होता है वो तकरीबन हमारे पास कितना हुआ करता है आर्टरीज के अंदर, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि पंजाब बोर्ड की बुक के हम सारे पॉइंट को लिख रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन करूंगा। पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ब्लड फ्लो जो आर्टरी के अंदर होता है, ये हमारे पास तकरीबन हुआ करता है, हम बोला करते हैं 400 टू 500 mm पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके जो ब्लड फ्लो होता है वो तकरीबन हमारे पास स्पीड होगी है, ठीक है, 400 टू 500 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये याद रखना बेटा। और साथ साथ हमारे पास बोला है बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है वेन्स के अंदर बहुत कम होता है, और वो सेकंड टू नन होता है कि इसके अंदर हमारे पास कैपिलरीज के अंदर आमतौर पे इसके अंदर हमारे पास थिक वॉल्स होती हैं, उनके अंदर थिन वॉल्स होती हैं, ठीक है, बहुत थिन वॉल्स होती हैं आमतौर पे वेन्स के अंदर। और यूजुअली हमने बाकी सारी चीजों की बात कर दी है, सिर्फ एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कैपिलरीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सचेंज के। आप लोगों के पास ये बात की गई है, ब्लड प्रेशर का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने ब्लड प्रेशर के टॉपिक को कवर नहीं किया है। बाकी आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जैसे मैंने बोला है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मेजरली एक तो स्प्लीन की बात की गई है, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो स्प्लीन के बारे में तो आप लोग ये बात कर सकते हो। एक चीज और लिम्फेटिक सिस्टम में मैं बताता चलूं, फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम में एक बात लिखी है जिस जो गलत है। फेडरल बोर्ड में लिखा हुआ है कि आपके पास देखो, लिखा हुआ है कि जो टोटल ब्लड है ना आपके पास, इसको बोलते हैं एवरेज ब्लड फ्लो टू द टिश्यू। ये फेडरल बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है 30 लीटर्स पर डे होता है। इट्स एन, जब बता रहा हूं पेपर में आएगा 30 लीटर पर डे करोगे, एक्चुअल वैल्यू इज नॉट 30 लीटर पर डे, एक्चुअल वैल्यू इज 20 लीटर्स पर डे। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे 30 में से 27 लीटर्स जो है पर डे इट रिटर्न्स बैक टू द सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन में ही रहता है, ये सर्कुलेशन में किसके थ्रू रहता है, वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू रहता है, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, हमारे पास हम मेंशन करें तो बच्चे ये याद रखना, यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी बात कर रहा हूं, जरा देखना। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 20 लीटर्स पर डे थी जिसमें से 17 लीटर्स आमतौर पे वैस्कुलर सिस्टम में रहता है पर डे। पेपर में आएगा तो आप ये फेडरल बोर्ड वाली वैल्यूज लिखेंगे, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। ये पढ़ाई क्यों रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जिंदगी में एमबीबीएस भी करोगे, कोई तुम में से बहुत सारे बच्चे मेडिकल स्कूल जाओगे, तो जो मेडिकल स्कूल जाओगे वो बच्चे जो होंगे ना तुम में से, वो बोल रहे होंगे यार ये कभी हमें तो सारी अलग अलग चीजें पढ़ाते थे सब, ठीक है। साथ साथ हमारे पास क्या हुआ करता है, इसका मतलब है 3 लीटर्स जो होता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ करता है, यहाँ हमारे पास यहाँ पे भी 3 लीटर्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो बेसिकली हमारे पास दोनों जगह में सिर्फ एक डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। एंड दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज लेंथ, ये हमारे पास लेंथ होता है, ये बेसिक डिफरेंस। दूसरा, फेडरल बोर्ड की बुक में स्प्लीन का रोल बताया हुआ है बेटा। स्प्लीन का रोल है हमारे पास, स्प्लीन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। स्प्लीन एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारे पास एंटीबॉडी हब होता है।
इसको बोला करते हैं एंटीबॉडीज को स्टोर करता है। तो जितना भी हमारे पास बेसिकली बी सेल्स क्लोनल एक्सपेंशन होती हैं उनकी, वो सारी की सारी, जैसे हम पढ़ चुके हैं बी सेल्स की क्लोनल एक्सपेंशन, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स एंड एवरीथिंग, वो सारी क्लोनल एक्सपेंशन के बाद हमारे पास जो एंटीबॉडी हब होता है वो आमतौर पर कौन होता है, स्प्लीन होता है। इसके अलावा अगर हम पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर देखें तो मैंने उसको बहुत थॉरली देखा है, उसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कोई पार्ट इतना ज्यादा नहीं है। इसके अंदर अगर हम देखा करते हैं, अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं सही कहूंगा ऐसा, ये लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड था बेटा। और ये पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम से कोई रिलेटेड ऐसी बात जो कि हाईलाइटिंग फीचर हो। बाकी आप सिंध बोर्ड में पढ़ते हो, और उम्मीद करता हूँ कि आपके टीचर ने भी बहुत प्रॉपर्ली उसको डिस्कस किया होगा यूजुअली, ठीक है, अगर जिन जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन तो जानते ही हैं, ठीक है, बाकी चीज। तो दैट्स द थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक रखते हैं हम, इसके बाद आई होप इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको फर्दर और इम्यून सिस्टम भी कवर करते हैं। सो आपको इससे फायदा हो रहा होगा आई होप, और अच्छे से इसको देखोगे वीडियोस को, इसको प्रिपेयर करोगे। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।